हेलो क्लास, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आंसर्स जो कि आपके मेंस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो प्रश्न है वो आपके जीएस पेपर थर्ड से रिलेटेड है, इकोनॉमी वाले पोर्शन से। तो आज मैं बता दूं आपको कि आज के टेस्ट में हम किन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो हम नीति आयोग से रिलेटेड, एसडीजी गोल से रिलेटेड और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्नों को। तो क्लास आज के सेशन को भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो लोग मेंस 2024 में अपीयर हो रहे हैं वो इन लेक्चर्स को देखिएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं बोलूंगी उन स्टूडेंट्स को भी जिनको कि 2025-26 में अपने मेंस को लिखना है। क्यों लेट करनी है, अभी सफिशिएंट टाइम है। जब टाइम अच्छा रहता है तो क्या करते हो, सो जाते हो। ठीक है, जब एग्जाम पास आ जाता है तो घबराने लगते हैं। तो आप लोग क्या करिए, आराम से लेक्चर को इनटू 2 स्पीड करिए और सुन लीजिए कि ऐश्वर्या मैम क्या बता रही हैं आराम में। तो आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें तो क्लियर होगी कि हमें अपने मेंस पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है। क्लास एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपने स्टार्ट लेट में किया ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिनिश भी लेट में हो। ठीक है, जो बच्चे तुरंत ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ना 12th के बाद ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं, मतलब अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है। तो वो 12th से ही अपनी पढ़ाई को उस तरीके से रखते हैं, या फिर हो सकता और पहले से भी। तो अगर अभी लेट हो गई है थोड़ी बहुत, ग्रेजुएशन तक नहीं सोचा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, यूपी पीसीएस मेंस लिखना है, तो अभी टाइम है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है उसको सुनते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्लास को आप लोग एक बार देखिए, गो थ्रू जरूर करिए, चाहे 2024 में मेंस लिखना हो या फिर 25 में। सुनो, ठीक है, सुन जरूर लो। और जिसको कि 24 में मेंस लिखना है उनको तो लिखना है, बस सुनना नहीं है कि मैम ने बता दिया, हाँ हाँ सुन लिए, याद हो गया। नहीं, जब तक आप राइटिंग हैबिट नहीं डेवलप करोगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे। आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं कि आपने पढ़ बहुत लिया लेकिन आप पेपर में उतना नहीं लिख पा रहे हैं, टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने राइटिंग हैबिट नहीं डेवलप की थी, आपने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी। एक डाउट अपने मन से क्लियर कर लीजिए क्लास, ग्रेजुएशन और मास्टर में जो आंसर्स लिख के आते थे मास्टर्स में वो दूसरा होता था। उसमें बच्चे कहते थे ना कि अरे मैं तो कॉपी भर के आया हूँ, मार्क्स मिलेगा, मिल भी जाता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स टू द पॉइंट। अगर एग्जामिनर को वो पॉइंट्स वहां नहीं दिखेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इस चीज को क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, तो चलो अब बहुत ज्यादा भाषण हो गया, अभी सब लोग सो जाओगे, अभी क्लास पूरी बची हुई है ना। तो बस इसी पे, यहीं पर अपना भाषण मैं रोकती हूँ और आप लोगों को आज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराती हूँ। उसके पहले बस ये याद रखिएगा कि जिनको भी मेंस 2024 में अपीयर होना है उनके लिए हम एक राइटिंग कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि डेली आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, और उस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स दोनों लिखने होंगे, ये याद रखिएगा। और आप आंसर्स को लिखकर हमें अपने आंसर्स को सेंड करेंगे। हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है आपके आंसर्स को चेक करके मार्क्स देके आपको फिर फीडबैक भी देगी। साथ ही साथ 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसके कि मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको बस उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जैसे आज नीति आयोग प्लानिंग कमीशन हो गया तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे। आपको उन्हें पढ़ना होगा, बस पढ़ने की आवश्यकता होगी और लिखने की भी आवश्यकता होगी। ठीक है क्लास, चलो तो अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास, हम 3 प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। एक नीति आयोग से रिलेटेड है, एक एसडीजी गोल से रिलेटेड है और एक प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपसे एसडीजी गोल्स के बारे में डिस्कस किया था।
सतत विकास लक्ष्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था जब भी अपने प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? अंतर संबंधों की बात की गई है। किसके किसके मध्य? एसडीजी के मध्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मध्य और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मध्य, ठीक है। आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों के मध्य क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। मैं स्लाइड से थोड़ा सा हट जाती हूं ताकि आप लोग आराम से पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। एक चीज और क्लास ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में जो पूछा गया है वही लिख के आइएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। कई स्टूडेंट एग्जाम के बाद आते हैं, कहते हैं मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, सब लिखे हैं, लेकिन जब उनके मार्क्स आते हैं तो उतने अच्छे नहीं आते, फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो आप दुखी क्यों हुए? क्योंकि आपने प्रश्न को समझा नहीं और बस देखा कि एसडीजी गोल है तो सारा गोल लिख के चले आए। अब आप बताओ, आपने, ठीक है मैं मान रही हूँ कि आपने सारे गोल्स याद किए थे, तो आप एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं, जो इवैल्यूएटर है, कि आप बताना चाह रहे हैं उसको कि भाई मुझे तो सारे गोल्स पता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न का उत्तर वो थोड़ी है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, यहाँ पर एसडीजी गोल्स आपको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको एक इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है बिटवीन द एसडीजी गोल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब हम किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा क्लास। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लाइन में एसडीजी के बारे में बता सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, इट वाज अडॉप्टेड इन 2015 एंड वी हैव टू अचीव दिस गोल्स इन 2030, ठीक है, ये याद रखिएगा। इट वॉज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015 आप लिखिए, और हमें इन गोल्स को 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए, जिसमें कि गरीबी, असमानता, भुखमरी, पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों को 2030 तक संबोधित करने का उद्देश्य रखा गया, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि जो एसडीजी गोल्स है, इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015, एम टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज बाय 2030। एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। अब हमने दूसरी लाइन में क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की। जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन अ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहां पर विच फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एज वेल एज इकोनॉमिक हेल्थ। कोई आपसे बोले, देखिए क्लास ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रही, जो पॉइंट हाईलाइट कर रही हूं मैंने सबसे पहले एसडीजी गोल को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम क्या किए, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोला कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं हम फोकस कर रहे हैं इंप्रूविंग द कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक हेल्थ पे, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो हैं वो इंटरट्विन्ड है विद द एसडीजी गोल्स, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आर्थिक विकास जो किसी देश के जीवन स्तर और आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की बात करता है। इन लक्ष्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जुड़े हैं किससे? सतत विकास से। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अगर हम सतत विकास में लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, हमने 2015 में अडॉप्ट किया है, 2030 तक हम इसे अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें हेल्प करता है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब सतत विकास, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट द अचीव ऑफ एसडीजी गोल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग हेयर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा है। क्या लिखा है, सतत विकास दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की नींव प्रदान करता है, जबकि आर्थिक विकास एसडीजी की प्राप्ति में योगदान देता है।
तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। कैसा लग रहा है इंट्रोडक्शन, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है ना ये। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एसडीजी के बारे में 2 लाइन लिखी, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में 2 लाइन लिखी, और फिर हमने कहा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जब हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सपोर्ट करता है एसडीजी गोल्स को। ठीक है क्लास, ये चीज याद रखिएगा। चलो अब हम अपने आंसर्स के मेन बॉडी में आते हैं। इंट्रोडक्शन दे दिया, एक लिंक एस्टैब्लिश कर दी। मेन बॉडी में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। आर्थिक विकास सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। कैसे? जब हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं जो कि एसडीजी 1 है, पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो जब भी आर्थिक विकास बढ़ेगा तो रोजगार उत्पन्न होगा। जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्लास, जो वेजेस हैं लोगों को वो मिलेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो गरीबी खत्म होगी। ठीक है, और जब गरीबी खत्म होगी तो वो अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर पाएंगे। तो देखिए आपने एक लिंक एस्टैब्लिश कर दी ना। देखो यहां पर आप बना भी सकते हो, जो डायग्राम मैं बना रही हूं अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बना भी सकते हैं। यहां लिखिए एसडीजी 1। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, हमने कहा नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी कब होगी? जब नो पॉवर्टी होगी किसके वजह से? हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बना सकते हो ना। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास होगा तो गरीबी कम होगी। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये एक साइकिल होती है, ये एक साइकिल है जो गोल गोल चलती रहेगी। तो इधर से बनाओ, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, रोजगार जनरेट हुआ। ठीक है, रोजगार बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, आर्थिक विकास हुआ तो रोजगार बढ़ा। रोजगार बढ़ा तो लोगों को इनकम मिली, सैलरी मिली, वेजेस मिली। ठीक है, बना सकते हो। ठीक है, और जब सैलरी वेजेस मिली तो उनको क्या हुआ, उनको प्रॉपर वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सकते हैं। और जब उनकी बेसिक नीड फुलफिल होगी तो पॉवर्टी एलिमिनेट होगी। इस तरीके से आप बना दीजिएगा। नो पॉवर्टी मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, हम गरीबी को कम करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप विशेष साइकिल यहां पर बना सकते हैं, जैसे गरीबी में, भूखमरी में, सब में बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आप लोग बना भी लेंगे, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप और प्रॉपर वे में इसको बना लीजिएगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने एसडीजी गोल्स की जब बात की 1 की, जिसमें हमने गरीबी उन्मूलन की बात की है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही आर्थिक विकास होगा लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, रोजगार उत्पन्न हुआ तो उनकी आय जो है वो बढ़ेगी। उनकी आय बढ़ेगी तो वो अपनी बेसिक डिमांड जो है, जो उनकी मतलब जो बेसिक डिमांड है हम कहें, वो अपनी फुलफिल कर पाएंगे। और बेसिक डिमांड फुलफिल कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, गरीबी कम हो रही है। ठीक है, हंगर कम हो रहा है, हम कह सकते हैं ना। तो देखो एक लिंक एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये देखिए क्लास, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द को यूज करिएगा जब भी किसी एसडीजी गोल को समझाइएगा, तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ ये बात कर रहा है। चलो फिर देखिए, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं। एसडीजी 8 की अगर हम बात करें तो इसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। तो ये भी पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी।
ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं हम इंश्योर कर पाएंगे इक्विटेबल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को। वही चीज लिखी है, सतत आर्थिक नीतियां रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, ठीक है, उत्पादक बढ़ाती हैं और समावेशी आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। तो यहां पर आपने SDG 8 लिख दिया। फिर हमने इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जो कि SDG 9 से रिलेटेड है। इसमें क्या हो गया, जब इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर आपने किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और SDG गोल 1, 8 और 9 को क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहां पर मैं क्या करती हूं क्लास, 1 मिनट, ये है ना, यहां पर बैक करूं, हाँ ये हो गया। अब यहां पर मैं इसको क्लीन कर देती हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी चिंता मत करिएगा ग्रुप में। अब अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, यहां पर अगला देखने के पहले अभी यही प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 स्कीम अगर आप लिखना चाहें कभी तो आप लिख सकते हैं। जब हम SDG 1 की बात करते हैं, हम गरीबी को खत्म करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो स्कीम्स हैं आप लिख सकते हैं। उसमें नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में, मनरेगा के बारे में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये लिख सकते हैं, ये भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कहीं ना कहीं हम इन योजना का मेन एम क्या है, गरीबी को खत्म करना। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये सब स्कीम्स आप उस जगह लिखिएगा जहां पर बोला जाएगा कि भारत किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है SDG गोल्स को अचीव करने में। इवैल्यूएट करिए, या आप उसको लिखिए, इवैल्यूएशन के लिए बोलेगा तो वहां पर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा तब लिखिएगा। अभी छोड़ सकते हैं आप, चलो अभी छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए उसी प्रश्न में जब हम बोलेंगे SDG इनेबल द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, SDG क्या, किसकी बात हम कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। हम देखते हैं ना कि एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है और स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जब कोई वर्कर स्किल्ड होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ये चीज़ मानते हो ना। आपके सामने 2 वर्कर हैं, एक स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, और एक अनस्किल्ड है। एक स्किल्ड लेबर है, एक अनस्किल्ड लेबर है, तो प्रोडक्टिव ज़्यादा कौन होगा, स्किल्ड लेबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जब भी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम वर्क फोर्स को अपने क्या कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको प्रोडक्टिव बना रहे हैं, हम उनको स्किल्ड बना रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन में मदद करेगा। देखा किस तरीके से लिखा है पॉइंट वाइज, क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ाती है जिससे आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं SDG 5 में, जिसमें क्या बोला गया है, एम्पावरिंग वुमेन्स। जब विमेंस को हम एम्पावर करेंगे तो कहीं ना कहीं विमेन का पार्टिसिपेशन हम हर जगह बढ़ाएंगे ना। तो देखिए एम्पावरिंग वुमेन एक्सपेंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन्हांस द इकोनॉमिक आउटपुट एंड ड्राइव इक्विटेबल ग्रोथ। तो हम कह सकते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें ज़्यादा लोग वर्किंग मिलेंगे, और ज़्यादा लोग वर्किंग मिलेंगे अगर विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, ग्रोथ होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर क्या है, सैलरी भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं लेबर्स की, ठीक है। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें तो अ हेल्दी पॉपुलेशन रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर द कैपेबल वर्कफोर्स। तो देखिए वही सब चीजें आपकी है, ठीक है, लेकिन कैसे इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के कंटेक्स्ट में लिखा गया है, SDG गोल 4 को, 5 को, 3 को।
समझ में आ रहा है ना। वहां पर आप देखेंगे तो हम एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करेंगे, लेकिन यहां पर उसी पॉइंट को कैसे लिख दिया गया है, जब हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तभी तो जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड पॉपुलेशन बनेगी, और जब वो स्किल्ड पॉपुलेशन बनेगी तो इट मींस वो जिस भी सेक्टर्स में होंगे वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे कह सकते हैं आप, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। इसी तरीके से हमने हेल्थ की बात कर दी, और क्या बात कर दी, लैंगिक समानता की भी, कि अगर हम विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग होगी, ठीक है, और हम यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की भी बात कर रहे हैं, तो मींस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही। तो देखिए वही पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको लिखा किस तरीके से जा रहा है। अब देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे। यहां पर दिया है क्लाइमेट एक्शन, SDG 3 है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात की गई है, SDG 7 है, और सस्टेनेबल क्लाइमेट सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात की गई है। तो यहाँ पर जब भी हम क्लाइमेट चेंज को क्या करेंगे, हम एड्रेस करेंगे, तो मतलब जो भी इकोनॉमीज रेलिएंट ऑन एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके रिस्क को हम कम करेंगे। कैसे, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप लिखिएगा इस पॉइंट में, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जब भी हम अपने वेदर की बात करें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, जब हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो रिस्क है वो कम होगा। कैसे कम होगा, अब देखो आज के समय में जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश ही नहीं होती है, बेचारे किसान ने सोचा कि मैं बारिश के मौसम वाली फसल लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, हाँ बहुत अच्छा हमारा जो फसल है वो उगेगी, लेकिन क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश हुई ही नहीं, और इतनी गर्मी पड़ी कि जो बीज उसने बोए थे वो सूख गए। तो रिस्क बढ़ाना, इसी तरीके से पेस्ट भी आपकी, उनकी भी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। और हम कहें कि अभी जैसे ठंडा है तो ठंडे में बहुत ज़्यादा शीत पड़ गई या बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया, तब भी उसकी फसल जो है वो खराब हो जाएंगी। तो जब भी हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिस्क एग्रीकल्चर को या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को फेस करना पड़ता है वो रिस्क भी कम होगा। अब आप सोचो, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो नेचुरल डिजास्टर भी तो हो रहा है, लैंडस्लाइड हो जा रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ध्वस्त हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक लॉस भी तो है यहां पर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझिएगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जब भी हम अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम डिपेंडेंट हैं किस पर, पेट्रोल पर, कोयले पर, वो भी कम होगा अगर हम सोलर पैनल्स को लगाएं, ठीक है, या सोलर एनर्जी पे हम फोकस करें। अब भारत है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हमें अच्छी खासी सनराइज मिल जाती है, ठीक है, तो यहां पर हम सोलर एनर्जी पर क्या कर सकते हैं, हम निर्भर रह सकते हैं। समझिए, तो इससे क्या होगी, हमारी निर्भरता जो है पेट्रोल पर और भी जो ऑयल है उन पे कम हो जाएगी। तो हमें दूसरी कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पे भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम क्रिएट होगा। तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की बात हम करें, हम ई व्हीकल्स की बात करें, तो ठीक है, इससे बहुत सी चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, पॉल्यूशन तो कम होगा ही, हम इन्वायरमेंट को तो सेव कर ही रहे, साथ ही साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो भी कम हो जाएगी दूसरी कंट्रीज से। अब वहीं पे वॉर होने लगी है जिसके कारण हमारे भारत में भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो ये सब चीजें जो है वो हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। समझिए, इसके साथ साथ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करें तो अगर प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लीन सिटीज होंगी, ठीक है, तो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, आपको स्टैंडर्ड
लाइफ मिलेगी आपको, जहां पर हेल्थ फैसिलिटी भी होगी, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी भी होगी। अब एजुकेशन, हेल्थ, सब फैसिलिटीज आपको वहां प्रोवाइडेड है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड सिटीज हैं वो सब। तो देखिए वही एसडीजी गोल्स है, बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, एसडीजी गोल्स वही हैं, बस उसको बार बार क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोरिलेट कर दिया जा रहा है कि ठीक है हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल सिटीज की बात कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्लास, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटना उन अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करता है जो कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे तो हमें सस्ती भी एनर्जी मिल जाएगी एक समय बाद, और साथ ही साथ हम किसी भी तरीके का पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करेंगे, दूसरी कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ऑयल के लिए, सब चीज़ों के लिए। सतत शहर और समुदाय, अगर हम बात करें सस्टेनेबल सिटीज़ रहेंगी तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहेगी, ठीक है, ग्रोथ दिखेगी वहाँ पर। तो देखिए सब यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई क्लास? चलिए अब यहाँ पर देखिए म्यूचुअल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्टिंग विद इन्वायरमेंटल गोल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके डिप्लीट करेंगे, घटेंगे, ये बात है। लेकिन अगर हम एसडीजी गोल्स 12 को देखें जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात की गई है, ठीक है, तो हम इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। क्लास याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने एक कोटेशन दी थी कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड। हमारे अर्थ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हमारे नीड को, जो हमारी बेसिक नीड है, उसको फुलफिल कर दे, लेकिन जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए बार बार रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात की जाती है। यहाँ पर हम रीड्यूस, रीसाइकिल और क्या बात करते हैं, रिड्यूस हो गया, रिसाइकिल हो गया, और एक क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हाँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अब तो रीथिंक भी लोग कहते हैं कि सोचिए, कि एक बार सोचिए खरीदने के पहले। तो इसके भी थ्रू, अब देखिए ई वेस्ट की जब हम बात करें तो कचरे के थ्रू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ग्रोथ दिखा रहे हैं। कैसे, जो वो मटेरियल्स हैं, वेस्ट हैं, उसके के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेल्थ जनरेट कर रहे हैं ना। तो इस पे ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना डेप्थ में नहीं लिखने की आवश्यकता है, बस टू द पॉइंट लिखिएगा। इनइक्वालिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप हम प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, जो कि एसडीजी गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा ही, साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करेगा। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया। ठीक है क्लास, तो देखिए ऐसे ही आपको सारी चीज लिखनी है। अब कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूड किस तरीके से किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इनहेरेंटली इंटरकनेक्टेड। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, दे आर इंटरट्विन्ड। ठीक है, हम कहीं ना कहीं एसडीजी गोल्स को अचीव करके हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करके हम कहीं ना कहीं एसडीजी गोल्स को अचीव करेंगे। तो वही चीज यहां लिखी गई है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इक्विटेबल एंड रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल रोबस्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एक्सेलरेट द रियलाइजेशन ऑफ एसडीजी गोल। जब हम बात करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच की, इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज, इट्स essential to achieving both SDG goal and long term prosperity। तो इसको जरूर लिखिएगा इस तरीके से। क्या है, सतत विकास लक्ष्य और आर्थिक विकास आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सतत विकास प्रथाएं समतामूलक और लचीली आर्थिक वृद्धि के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जबकि मजबूत आर्थिक प्रगति एसडीजी की प्रगति की प्राप्ति को तेज करती है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को संतुलित करके ही सतत विकास और दीर्घकालिक समृद्धि दोनों को प्राप्त किया जा सकता है।
देखा क्लास? तो ये कंक्लूजन हो गया। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में पूछा क्या गया है पहली चीज, फिर उसके बाद आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे जो प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में, फिर आप अपने मेन जो मेन आंसर्स आप लोग लिखेंगे, मेन बॉडी जो होती है आंसर की, उसमें आप चीज़ों को वेरीफाई करेंगे जो प्रश्न में पूछा गया, उसको लिखेंगे, बताएंगे कि नहीं 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 ऐसी ऐसी बात है, और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। तो मैं इसकी PDF आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। अच्छा, यहाँ पर बोलना बहुत पड़ता है ना, तो क्लास आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बता बहुत दे रही हूँ, ठीक है? तो अगर कहीं पे भी डाउट भी होगा तो बताइएगा, PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस पॉइंट को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनता ही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हमने नीति आयोग को मेनली 4 हेडिंग्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जब भी नीति आयोग की बात करेंगे, इसका जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन या फ्रेमवर्क यहाँ पे लिखा है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ठीक है? और लास्ट में ये थिंक टैंक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ठीक है? तो ये तो आपके मुख्य बिंदु हो गई। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। जब भी हम नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग प्रॉपर प्लानिंग करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी, ध्यान में रखिएगा, फ्रेमवर्क, यहाँ पर फ्रेमवर्क करेगी, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगी, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करेगी, और थिंक टैंक और नॉलेज इनोवेशन हब भी है ये, ठीक है? ये लिख सकते हैं, ये नीति आयोग की साइड से लिया गया है। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग की बात करें, थोड़ा सा मैं नीति आयोग आपको समझा दे रही हूं, इसके बाद प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पर शेयर्ड विजन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। क्लास कीवर्ड्स को जरूर नोट डाउन करिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है, विलेज लेवल प्लानिंग की बात की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस किया जा रहा है, वनरेबल सेक्शन जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है, इनोवेशन और नॉलेज हब है ये, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पर रिसोर्स सेंटर एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रेपोजिटरी की बात की जा रही है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पे फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जा रहा है, और एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा। ये सब क्या है, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्लास ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज हाईलाइट करती हूं मैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आराम से ध्यान से पढ़िएगा। जब भी नीति आयोग आए तो ध्यान में रखिएगा, हम पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके साथ साथ हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं ना, सब चीज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है? विलेज प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो ओवरऑल ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसपे सारे सेक्टर पे फोकस किया जाता है। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को मुख्य 4 श्रेणियों में हम विभाजित कर रहे हैं। पहला क्या है, नीति और कार्यक्रम ढांचे को बनाना। फिर सरकारी संघवाद की हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है? निगरानी और मूल्यांकन की बात करते हैं, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की बात करते हैं, और ये थिंक टैंक है व ज्ञान व नवाचार केंद्र भी है, ठीक है? अब यहीं पर आपको इसके मुख्य उद्देश्य भी दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, हम सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जो समाज के जो वनरेबल सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उन पर ध्यान दिया जाता है, राजनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान दिया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, ज्ञान और नवाचार को प्रमोट किया जाता है, ज्ञान नवाचार तंत्र विकसित किया जाता है,
ठीक है। विभागीय और क्षेत्रीय विवाद समाधान मंच है ये। अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका भी समाधान मंच है नीति आयोग। फिर अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार है। कार्यक्रमों की निगरानी व मूल्यांकन का काम करता है। तकनीकी अनयन और क्षमता का निर्माण करता है और विकास एजेंडा का कार्यान्वयन करता है। ये जो चीजें लिखी गई है, मैं बता दूं, ये नीति आयोग के ऑफिशियल साइट से लिखी गई है। अगर आप नीति आयोग के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो वो काफी लंबा है। देखिएगा आप जाके, काफी लंबे में दिया गया है, तो उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने टू द पॉइंट यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव को लिख दिया है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है क्लास, चलो अब यहाँ पर प्रश्न देखो कि प्रश्न क्या है। नीति आयोग इज एन एप्रोप्रिएट बॉडी फॉर चेंजिंग द इकोनॉमिक सिनेरियो, एक्सप्लेन। यहाँ पर क्या बोला गया है, नीति आयोग बदलते आर्थिक परिदृश्य के लिए एक उपयुक्त निकाय है, इसकी व्याख्या करनी है हम लोगों को। तो बताइए कैसे व्याख्या करेंगे इसकी, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि नीति आयोग जो है वो बदलते आर्थिक और शासन के आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, उपयुक्त है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। भारत की बदलती आर्थिक और शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि नीति आयोग जो है उसने प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया था। इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? जो चेंजिंग इकोनॉमिक और गवर्नेंस नीड है भारत की, उसको फुलफिल करना और जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज वेल सूटेड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक सिनेरियो फॉर सेवरल रीजंस। अभी हम सेवरल रीजंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, ठीक है ना क्लास। अब देखो किस तरीके से आप अपने आंसर्स में लिखोगे। यहाँ पर सबसे पहले हम किस पर फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं इसके थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, सहकारी संघवाद पे। अब आपको पता है जब भी फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो शक्तियां हैं उनके विभाजन की बात करते हैं। फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है? यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया टर्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में कोऑपरेशन होगा। ठीक है, दोनों का सहयोग भी होगा एक दूसरे को। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक चीज याद रखें, जब भी फेडरलिज्म शब्द आए मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। जैसे जब आप बात करते हैं किसकी, शेड्यूल 7 की बात करते हैं, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, किसके बीच में? आपने पढ़ा होगा स्टेट लिस्ट, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि दोनों अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट इधर हम देख रहे हैं, तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिक, जब हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक कॉर्पोरेशन के साथ, तो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेट और सेंटर दोनों का रोल है। अब अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन को आप देख लो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता है बताओ? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते समय जो लोकसभा राज्यसभा है उसके भी इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी मेंबर्स वोट करते हैं। तो हमारा जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं यूनियन और स्टेट में एक कोऑपरेशन है, उसी के बेसिस पे चल रहा ना। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, आपने अगर भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग बात करते हैं, बहुत थिंकर्स ने कहा है क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म क्या?
कि एक समय ऐसा भी आता है जो हमारा ये फेडरलिज्म जो हम बात करें, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी पावर किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास आ जाती है। तो वो किस तरीके का हो जाता है सिस्टम? यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। और याद रखिएगा, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म वी आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, जब भी प्लानिंग कमीशन की बात होती है तो प्लानिंग कमीशन में कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच था। मतलब टॉप डाउन अप्रोच था, जो सेंटर से कोई चीज अगर बोली गई है तो वो नीचे नीचे आते आते वो आपके ग्रास रूट पर पहुंचेगी। तो टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब दिल्ली में बैठकर कोई डिसीजन दे रहा है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हमने क्यों प्रमोट किया? क्योंकि अगर आपको विलेजेस में रहना है तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं बता सकता किस गांव में क्या समस्या है। उस गांव का सरपंच या प्रधान ही जान सकता है कि वहां पे एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई बैठे बैठे वहां से नहीं चला सकता है। तो इस वजह से भी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब प्लानिंग कमीशन थी तो कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है। और अब नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी एक अच्छा क्या दिया जा रहा है, एक हम कह सकते हैं एक डिसीजन मेकिंग पावर दी जा रही है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में। नहीं तो पहले सेंटर में जो पॉलिसी बना दी गई वही सब जगह लागू हो जाती थी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, इक्वल पार्टनर्स, स्टेट आर ऑल्सो एन इक्वल पार्टनर इन पॉलिसी मेकिंग। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, नीति निर्माण में अब जो समान भागीदारी बनाया जा रहा है किसका? राज्य सरकारों का, जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं, ठीक है। देखो, दिस कोलैबोरेशन इंश्योर दैट डाइवर्स रीजनल इकोनॉमिक नीड एड्रेस प्रमोटिंग द बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू क्या होता है, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। भारत में डाइवर्सिटी है ना, तो दिल्ली में बैठकर कोई हर स्टेट को कैसे समझ सकता है, ठीक है, कैसे समझ सकता है कि ग्रास रूट में कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसमें हर स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पॉलिसी बनाने में। अब आप लोग देखते होंगे कि जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो उनको हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनके लिए सब्सिडी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सेंटर, क्योंकि पता है सेंटर को कि उनको आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं एक सहयोग देखा जा रहा है, सेंटर स्टेट को दे रहा है, स्टेट सेंटर को दे रहा है, ठीक है, अपने डिसीजंस के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट को क्या किया, बढ़ाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमने क्या किया, प्रमोट किया। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं। चल यहां पर हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्या दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, ठीक है, ये याद रखिएगा। नीति आयोग के आने से क्या हुआ, देखा गया, एक तो आप देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच को एलिमिनेट करके स्टेट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया, हो गया पॉइंट। दूसरा आप देखेंगे कि थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है, तो जो रिकमेंडेशन है देते हैं ये, ठीक है। और अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करते थे तो वहां पर इन्फोर्समेंट होता था। ये याद रखिएगा, नीति आयोग इज अ रिकमेंडरी बॉडी, ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं ये, ठीक है, ये चीज याद रखिए, इन्फोर्समेंट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद द फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ इट टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग गोल, डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन सच एज टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और क्लाइमेट चैलेंजेस। अब यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देते हैं, थिंक टैंक है, इनोवेशन है, तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको भी ये तुरंत समझ जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए, कोई भी अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को क्विकली अंडरस्टैंड करके ये अपने रिकमेंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा क्लास, अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किन किन माध्यम से हमारे भारत में प्रमोट हो रहा है, तो यहाँ पर आप नीति आयोग की बात करेंगे, आप जीएसटी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जीएसटी भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, पॉलिसी इनोवेशन एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन,
यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ बार बार बोली जाएगी कि ये जो है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। ठीक है, देखो दिल्ली में बैठा आदमी क्या कर रहा है, सारा डिसीजन ले रहा है। अब हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सब जगह की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे समझेगा वो? तो अगर ये हम खाली टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे, लेकिन हम प्रॉपर अगर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे, मतलब यहाँ से स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सेंटर पे जाकर रिप्रेजेंट कर पाए, एक ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन हम बना दें, तो वो क्या करेगा, दोनों के बीच में एक लिंक बनाएगा। तो प्रॉपर क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है ये। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, रिवर वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें, जोनल काउंसिल की हम बात करें, तो ये सब चीज़ें क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नीति आयोग अनुसंधान, नवाचार व डेटा आधारित नीति निर्माण पर जोर देता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे अभियानों के माध्यम से यह वास्तविक समय पर निगरानी और रणनीति बनाकर पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के पथ पर ले जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल, जो भी लॉन्ग टर्म गोल है जैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन, फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, इन सब पे भी फोकस करता है। कहीं ना कहीं नीति आयोग जो है वो एसडीजी गोल्स को क्या अचीव करने में भी मदद करता है। और एसडीजी गोल्स को अचीव करना मतलब हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अचीव करें, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं। वही चीज यहाँ लिखी है। पार्टनरशिप एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, साझेदारी और अनुसंधान और संसाधन को जुटाने की बात, यहाँ पर जुड़ाव की बात की गई है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करके कहीं ना कहीं जो हम रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करते हैं। और इस अप्रोच की वजह से पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में जो एक गैप था, पहले क्या हुआ करता था, पॉलिसी बन तो जाती थी लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। तो ये जो गैप है बिटवीन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उस गैप को भी क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, जब हम प्रॉपर रिसोर्स का एलोकेशन कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है क्लास, फिर आगे देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन की बात की गई है, क्षेत्र विशेष हस्तक्षेप की कैटलिस्ट फॉर रिफॉर्म आप लिख सकते हो। नीति आयोग शासन, शिक्षा, श्रम कानून आदि में संरचनात्मक सुधारों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता है, एजुकेशन, लेबर और कई सेक्टर्स में। इट एंगेजेस विद द स्टेक होल्डर फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिक एंड सिविल सोसाइटी, इंश्योरिंग दैट रिफॉर्म आर pragmatic and well informed। जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें ये सब लोगों को, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, जो भी आपके हम कह सकते हैं वेरियस सेक्टर से जो लोग परिपक्व के लोग हैं, ठीक है, जो स्किल्ड हैं, जिनको उस सेक्टर के बारे में नॉलेज है, परिपक्व, ठीक है, तो उनको भी इन्वॉल्व करता है ताकि प्रॉपर चीज़ों को, प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, प्रॉब्लम को पहचाना जा सके और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कैटलिस्ट फॉर रिफॉर्म हो गया। इसी तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने की बात की जाती है, ई गवर्नेंस को, क्लीन एनर्जी को, सब लिख सकते हो। यहाँ पर हमने बोला ना इनोवेशन हब है, ठीक है, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो देखिए वही पॉइंट को आप किस तरीके से लिख रहे हो। अब कंक्लूजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, नीति आयोग स्ट्रक्चर, पर्पस एंड फंक्शनिंग रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोलैबोरेटिव फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेकिंग इट अ फिटिंग बॉडी टू नेविगेट द इंडियाज डायनेमिक इकोनॉमिक लैंडस्केप। देखिए कितना अच्छा कंक्लूजन है। देखिए इसी तरीके से आप कंक्लूड करेंगे, नीति आयोग की संरचना, उद्देश्य और कार्य प्रणाली केंद्रित योजनाओं से सहयोगात्मक और लचीली नीतिगत निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाती है। यह भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य को संभालने के लिए एक उपयुक्त निकाय है और
तत्कालिक चुनौतियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को संबोधित करते हुए यह 21वीं सदी में भारत के विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने आंसर को समराइज कर दिया। अब यहां पर एक ऐसे ही है, तो अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। नीति आयोग, इसमें एमएसएमई की बात, वाटर एंड वॉश की बात, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्बनाइजेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, स्किल, सब पर फोकस किया जाता है। ओवरऑल ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न और है क्लास, जो कि आपका रिलेटेड है 5 ईयर प्लानिंग से। उसको पहले हम देखते हैं प्रश्न क्या है। मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूंगी, आप क्या करिएगा, उत्तर खुद से लिखिए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगी तो काफ़ी समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या करिए, जो भी प्रश्न आपको दिए गए उसको लिखिए, फिर उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए, क्या मैंने इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इन पॉइंट को इंक्लूड करना आवश्यक है तो आप लिख लीजिए वहीं पर अपने आंसर्स के सामने। अब देखिए, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। हमें क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। कभी भी प्रश्न में अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा क्लास कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट भी लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हम एक मिनट क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन भी लिखेंगे, क्योंकि आपको मूल्यांकन करना है ना। जब आप किसी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं तो आप ये भी बताते हैं कि हाँ तुमने ये पॉइंट अच्छा लिखा था, साथ ही साथ आप बताते हैं कि यहाँ कमी रह गई है। तो प्रश्न में मूल्यांकन करने की बात की गई है 5 ईयर प्लान की। तो ध्यान से देखिएगा आप अपने आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्या दिया गया है, इंडियाज 5 ईयर प्लान इनिशिएटेड इन 1951 अंडर द प्लानिंग कमीशन एम टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू सिस्टमैटिक प्लानिंग। लिख लिया, सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं 5 ईयर प्लान के थ्रू। ओवर 12 ईयर 5 ईयर प्लान 1951 से 2017 तक हमने देखा कि जो 5 ईयर प्लान है उसने बहुत से बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए और कुछ जगह कमियां भी देखी गई। These initiatives significantly shape India's economy and society. While there were notable success, the plans also faced criticism and limitation. जो प्रश्न में पूछा गया वही हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि ठीक है, इंडिया में प्लानिंग कमीशन को लाया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और 5 ईयर प्लान को अगर हम देखें तो हमने बहुत जगह इंप्रूवमेंट भी की है, डेवलपमेंट भी किया है, लेकिन कुछ जगह हमने क्रिटिसिज्म को भी फेस किया है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ, आप लोग सोचिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जीडीपी को अगर देखा जाए तो जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई थी, ठीक है, ग्रोथ हुई थी। हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। अगर आप सेकेंड 5 ईयर प्लान को देखेंगे तो हमने कई इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था जो कि स्टील, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड थी। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट की बात की गई, नाबार्ड की बात की गई 6th 5 ईयर प्लान में, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की गई एग्रीकल्चर के लिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड की बात की गई एग्रीकल्चर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर की बात की। हमने कहा जीडीपी में ग्रोथ देखी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया इन वेरियस सेक्टर, एनर्जी, गैस, ठीक है, स्टील, सारी इंडस्ट्रीज आपकी स्टैब्लिश की गई। यहां पर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट की बात कर सकते हैं, राउरकेला की बात कर सकते हैं, तो लिख भी दीजिएगा। फिर हमने गरीबी उन्मूलन की बात की। 8th 5 ईयर प्लान को अगर हम देखेंगे, यहां पर हमने गरीबी को खत्म करने की बात की गई। इसके लिए IRDP प्रोग्राम, मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वेरियस स्कीम्स लाई गई रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। देख लीजिए, टू द पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर
गरीबी उन्मूलन की बात की गई, देख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब पे फोकस किया गया। कनेक्टिविटी की गई, ठीक है। रोड्स आपकी प्रॉपर बनाई गई। तो बैकबोन भी एक तरीके से प्लानिंग कमीशन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दिया एक, ठीक है। और अर्बन ग्रोथ पे भी फोकस किया, ठीक है। ये भी आपने लिख दिया। अभी हम इनके पॉजिटिव वो लिख रहे हैं पॉइंट्स। फिर सोशल हेल्थ इंप्रूवमेंट पे हम कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक कई इनिशिएटिव को लिया गया। यूनिवर्सल हेल्थ को प्रमोट करने की बात की गई, ठीक है। एक दो स्कीम्स यहां पर लिख दीजिएगा। तो हेल्थ केयर पे फोकस किया गया। लिबरलाइजेशन एंड मार्केट रिफॉर्म, एलपीजी, जब हमने क्या किया, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और किसकी बात की, देखो ध्यान देना, यहां पर हमने एलपीजी की बात की गई ना। तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया और इससे इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ देखा भी गया, ठीक है। हमने अपनी जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको खोल दी, जिससे ट्रेडिंग बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप 4-5 लाइन में आप इसको समझा सकते हैं। आगे देखिए, क्रिटिसिज्म हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या है, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी देखी गई, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी देखी गई। स्लो इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखी गई, ठीक है। इंडस्ट्री की बैकबोन थी, ग्रोथ हुई लेकिन स्लो हुई, ऐसे लिखिएगा। फिर असमानता और क्षेत्रीय विषमताओं की बात की गई। औद्योगिक और रोजगार वृद्धि की धीमी गति की बात की गई। एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन की बात की गई, ठीक है। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई, लेकिन हमने कुछ 5 ईयर प्लान में देखा कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो निगेटिव थी, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मॉडर्नाइजेशन की हमने बात नहीं कर पाए हम, ठीक है। ये चीज देखिएगा। इसी तरीके से इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, पॉलिसी बन तो जाती थी लेकिन वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती थी, तो डिले बहुत होता था। पॉलिसी तो बन गई बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट ये नहीं समझ में आता था। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि डिले इन प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जैसे कि डैम्स के कंस्ट्रक्शन के कारण डिफॉरेस्टेशन होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। ये चीज भी लिख सकते हैं। अब फोकस ऑन टारगेट ओवर आउटकम। अब यहां पर मेनली टारगेट डिसाइड किए जा रहे थे, प्लान्स बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े प्लान बन के तैयार हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है, आउटकम क्या आएगा, इस पे फोकस ही नहीं किया जा रहा था। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था, ठीक है। आप लिख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिले के बारे में, यहां पर भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था, एक डिस्पैरिटी दिखती थी। जो अब देखो, अब क्या है, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हम बात करते हैं ना, डीबीटी की बात करते हैं। जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाएगा, लेकिन पहले क्या होता था, बेनिफिशरीज तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे। जो बीच में बैठे ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो उन पैसों को रख लेते थे, तो जो भी बेनिफिशरीज होते थे उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाता था, लिख सकते हैं आप। फिर लिगेसी ऑफ 5 ईयर प्लान, कहीं ना कहीं इन्होंने एक फाउंडेशन रखा मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इन्होंने एक पॉलिसी लेसन दिया कि किस तरीके से फ्यूचर में हमें अपने पॉलिसीज को फ्रेम करना है, तो ये चीज लर्न की गई। द लिमिटेशन ऑफ रिजिड सेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। इन सब चीजों पे अब हमें ध्यान नहीं देना है, जो भी प्लान है वो सेंट्रलाइज नहीं होने चाहिए। नीति आयोग में हमने क्या देखा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की बात की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, ठीक है। यही सब चीजें यहां पर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेक्टर्स, लिखिए ये सब। अब कंक्लूजन देखिए, हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स लिखे, फिर लेगेसी लिखी कि क्या क्या हमने प्लानिंग कमीशन से सीखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं। इंडियाज 5 ईयर प्लान प्लेड pivotal role in transforming a newly independent underdeveloped country into growing economy। हम कह सकते हैं अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था, तो प्लानिंग कमीशन ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया था, ठीक है।
वही चीज लिखिए, while they achieve significant milestone in agriculture, industry, social development, challenges such as inequality, inefficiency, and regional disparity persisted. The lesson from these plans now guide contemporary policy making under the bodies like Niti Aayog, ensuring a more inclusive and sustainable approach to the development. देखिए कितने अच्छे से समराइज कर दिया गया। यहाँ पर लिखा गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी अंडर डेवलप्ड था, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग कमीशन थी उसने एक ग्रोथ दिया। मैंने आपको बताया ना, जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, नाबार्ड की बात करें, हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात करें, या फिर आपसे हम देखें स्टील, कितने स्टील प्लांट्स डेवलप हुए थे, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ठीक है, और कितने नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आए थे। हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात की, लाइवलीहुड की बात की, ठीक है, हमने पॉवर्टी एलिवेशन की बात की यहाँ पर। तो एक तरीके से थोड़ा सा तो प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम आ रही थी, जो सबसे पहली प्रॉब्लम, ये क्या था, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच था, सेंट्रलाइज था। इन्हीं सबको दूर किया गया, डिसेंट्रलाइज की बात की गई, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई, मोर पार्टिसिपेशन की बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो क्लास, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी इस क्लास की, उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा और कुछ पॉइंट अपने भी नोट डाउन जरूर करिएगा क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी तरीके से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर देने का प्रयास करना है, ठीक है। पूरा प्रॉपर आंसर अगर मैं डिस्कस करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता इतना समय आपको मतलब एक एक टॉपिक को देने की आवश्यकता है। बस टू द पॉइंट चीज़ों को समझिए और खुद लिखने का प्रयास करिए। मैं फिर कहूँगी, खुद लिखने का प्रयास करिए। क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया गया था उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन सर आपको दे देंगे। मैं नंबर एक बार और आपको दिखा देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर सर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे इस राइटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। चलो, थैंक यू सो मच क्लास। अगले दिन मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खूब लिखने का प्रयास करिए, तभी आप सफल होंगे मेंस में। खाली पढ़ के अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब मंगलमय हो, और आपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।